वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग आगामी सीटेट के एग्जाम को लेकर हम लोग पीवाईक्यू को कर रहे थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और उसका एनालिसिस कर रहे थे कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। लेकिन आपको एक चीज मैं फिर से याद दिला दूंगा, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि किस प्रकार जो है इस बार का सीटेट एग्जाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर केवीएस के लिए। और जो वैकेंसी आने वाली है, खासकर उत्तर प्रदेश में आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है इस संबंध में, क्योंकि इस बार का सीटेट अगर आप पास करेंगे तभी जो है उन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे। हालांकि पहले अगर आपने जो है सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो जैसे कि मैंने बताया था केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, तब की बात अलग है। लेकिन जाहिर सी बात है, अब इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपको अभी एक लड़ाई लड़ना बाकी है। ठीक है, तो इस पर पूरी जान लगा दीजिए। आगे चलते हैं, इस क्रम का ये तीसरा सेट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा आपको वेरियस कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यदि आप कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे यूपीपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, ठीक है, ईपीएफओ का हो, कोई भी कोर्स हो, उसको ज्वाइन करने के लिए आप इन जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है जिसको आप जरूर से ज्वाइन कर लें। चलिए, तो पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं। देखिए, विकल्प में मैं एक बार पढ़ूंगा, आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा। उस टाइम के दौरान आपको उत्तर सोच लेना है या फिर उत्तर को कमेंट बॉक्स पे नीचे लिखना है, देन मैं उत्तर बताऊंगा आपको। ठीक है, तो विकल्प है आपका पहला कि विकास एक आयामी होता है। बी है आपका कि विकास एक दिशा में होता है, एक दिशीय होता है। ठीक है, और सी है आपका कि विकास एक असतत प्रक्रिया है। और डी है कि विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। ठीक है, तो जो विकास होता है वो विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। क्योंकि अगर आप विकास की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि शरीर के जो विभिन्न अंग का विकास होता है विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों के साथ विकसित होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि विकास की दिशा जो है अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है, जैसा कि यहाँ पे विकल्प को हमने देखा। और इसे विकास का क्रम या विकास की दिशा का सिद्धांत भी बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। इन चारों कथनों को देखते हैं। पहला कथन है कि बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बी, बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। सी, बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। और विकल्प डी है कि बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से आप देखिएगा कि पहले एलिमिनेट करना हमको आना चाहिए। जैसे अगर हम यही देखें कि अगर बचपन की जो अवधि है 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटी जा सकती है, तो आप ध्यान देंगे कि इसके पहले जो सेट 1 था वहां पे हमने देखा था कि बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था, इसको हमने बांट के देखा था विभिन्न अवस्थाओं को। तो आपको पता होगा कि ये तो अपने आप गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सी है तो ये भी हम एक प्रकार से देख चुके हैं कि बच्चों की सोच जो है सामाजिक अंतःक्रिया से कितनी ज्यादा प्रभावित होती है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे डी देखें कि बच्चों का विकास केवल आनुवंशिक आधार पर होता है। देखिए, आनुवंशिकता का महत्व तो है, लेकिन जहां पे केवल जैसे एक्सट्रीम शब्द यूज हो जाएं चाहे किसी भी पेपर में, तो एक बार सतर्क आपको हो जाना चाहिए। तो इस आधार पे सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से ही अगर आपको ये प्रश्न थोड़ा भी आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तब भी आप कर लेंगे। इसीलिए जो पहले के पेपर हुए हैं उनको सॉल्व करना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है आप सब समझ गए होंगे कि बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। क्योंकि अगर आप बात करें कि जो बच्चे होते हैं उनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि किस सोसाइटी में कैसा उनके साथ बिहेवियर हो रहा है या किस तरह से चीजें उनके सामने घट रही हैं। जो बच्चे उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर से आते हैं, आप लोग जानते होंगे, उनके साथ क्या होता है कि उनको जो भौतिक सुविधाएं होती है अच्छी प्राप्त होती हैं, इसलिए उनका विकास भी देखा जाए तो सामाजिक आर्थिक स्तर में जो बच्चे कम सुविधा वाले हैं, जिनके पास कम चीजें हैं, सोसाइटी में अच्छे लोगों से मिलना जुलना नहीं है या फिर स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं मान के चलिए, तो उनका विकास उतना बढ़िया नहीं हो पाएगा जिनका जो सामाजिक और आर्थिक स्तर अच्छा है।
ठीक है। और जब बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जब इन माध्यमों से भाग लेते हैं, अगर सामाजिक बात ही करें तो वहां पे भी वो विभिन्न प्रकार की सामाजिक एक्टिविटीज, जो भी सोशल एक्टिविटीज होती है, वहां से परिचित होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि बच्चे देखेंगे कि भैया बड़ों से कैसे बात की जाती है, किसको कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है, सोसाइटी में कैसे कहाँ पे मिला जाता है। और धार्मिक संस्थाओं में भी आप देखें तो वो भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न कथाओं के माध्यम से बच्चों को कुछ ना कुछ चरित्र के बारे में सिखाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो आप एक चीज देखेंगे कि बच्चों का रहना सहना, रहन सहन, खाना पीना, आचरण, ये सब बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो यहाँ पे इसके साथ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखें। तो प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करें तो आनुवांशिक विन्यास के पूर्ण निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है डैश डैश डैश, ठीक है, डॉट 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 कहलाती है। यानी कि क्या कहलाती है? पहला है विकल्प अनुकूलन, बी है अधिगमन, सी है सामाजिकरण और डी है परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात आ रही है कि यहाँ पे आनुवांशिक विन्यास, पहले प्रश्न को अगर आप समझेंगे तभी जाके आप किसी उत्तर को देने में सक्षम होंगे। तो ये आनुवांशिक विन्यास इससे संबंधित है। अगर आप थोड़ा सा भी देखें तो आप देखेंगे कि जो जेनेटिक चीजें हैं वो कैसे आती हैं, ठीक है, वो जब आपका विकास होता है, विकास से संबंधित है। और जब आपके अंदर शरीर के अंदर परिपक्वता आने लगती है, जैसे जैसे शरीर का डेवलपमेंट होता है उसी के साथ वो दिखता है। अनुकूलन से नहीं मतलब है, लर्निंग से अनुवांशिकता का नहीं मतलब है, ठीक है। अगर कोई अनुवांशिक लक्षण है तो आएगा ना, और सामाजिकरण से भी उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ही विकल्प देखेंगे तो एडोप्टेशन से भी नहीं मतलब है, अनुवांशिकता को, इससे संबंधित चीजों को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका डी, परिपक्वता। देखिए परिपक्वता का अर्थ यहाँ पे यह है कि शरीर स्वाभाविक रूप से विकसित होता है, जैसे ही भ्रूण बनता है और उसी के साथ शरीर का डेवलपमेंट होता है और आयु और बुद्धि के साथ जो है बालक का अंग का भी विकास होने लगता है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो केवल शरीर विकसित हो जाने से नहीं होता, यहाँ पे मानसिक विकास भी जो है आप कह सकते हैं आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती जाती है उस प्रकार से आनुवांशिक लक्षण दिखने लगते हैं या आनुवांशिकता का विकास होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि यहाँ पे ब्लैंक स्थान, खाली स्थान दिया गया है कि सामाजिकरण का प्राथमिक और सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है, ठीक है, इज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसका प्राइमरी तो ज्यादातर लोग ढूंढ लेंगे लेकिन सेकेंडरी थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत होगी। पहला विकल्प है कि परिवार विद्यालय, ठीक है, यहाँ पे मीडिया परिवार है दूसरा, यानी कि मीडिया और फैमिली। सी है कि विद्यालय मीडिया और डी है मीडिया और आपके आस पड़ोस। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको एक चीज समझने में मिलेगी कि देखो फैमिली तो आप सीधा से समझ जाएंगे, क्योंकि बच्चा जो कुछ होता है, पैदा होता है, बोलना सीखता है तो उसके परिवार से ही सीखता है, पहली चीज। तो आपको पता लग गया कि उसके सामाजिक चीजों को जो ग्रहण करता है वो परिवार से करता है। तो प्राथमिक चीज तो क्लियर है। द्वितीयक में क्या करेंगे? द्वितीयक में क्या बच्चा सीधे विद्यालय आता है कि या परिवार या पड़ोस से मिलता है, ठीक है, पास पड़ोस। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है द्वितीयक आप देखेंगे तो नेबरहुड आएगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। तो आप इसमें कौन सा विकल्प चुनेंगे? तो पहली चीज तो परिवार कहाँ पे है आपका, देखिए परिवार सिर्फ ए और बी में है, तो सी और डी को आप एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि परिवार और विद्यालय, ठीक है। मीडिया तो थोड़ा दूर आ जाता है, विद्यालय से पहले बच्चा विद्यालय में, उसके बाद बहुत कुछ सीखता है, अपने आस पड़ोस से सीखता है, परिवार से सीखता है, फिर विद्यालय से सीखता है जब विद्यालय आने लगता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5 है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। खासकर आप देखेंगे कि इनके प्रश्न हम लगातार कोहलबर्ग के देखते जा रहे हैं और इससे एक चीज ये निर्धारित होती है कि पेपर में आपको जो विचारक हैं वहां से एक ना एक क्वेश्चन यहां से देखने को इनसे मिल जाएंगे। तो इनसे संबंधित विचारों को जीन पियाजे हो गए, ठीक है, मैकडूगल हो गए, इन सारे विचारकों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। तो विकल्प हम लोग पढ़ते हैं। पहला विकल्प है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना। सी है कि दंड और आज्ञा पालन और डी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो यहाँ पे एक चीज आप समझिएगा कि बच्चों की बात हो रही है तो बच्चे सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने से क्या सरोकार रखेंगे? क्या इसलिए वो नैतिक निर्णय लेते हैं कि ताकि सोशल सिस्टम पूरा सा बढ़िया से एकदम सोशल ऑर्डर एकदम मेंटेन रहे? नहीं, ये तो बड़े लोग सोचते हैं, बच्चे कहाँ सोचते हैं। सामाजिक अनुबंधन, क्या कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे मेंटेनेंस जैसी चीज आती है, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो बच्चों को पता भी नहीं होगा।
ठीक है। उसके बाद डी वाला विकल्प देखें कि यूनिवर्सल एथिकल जो सिद्धांत है यानी कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है वो मेंटेन रहे। नहीं, बच्चों को आप देखेंगे जो बच्चे पनिशमेंट और ओबीडियंस, ये जो आज्ञा पालन होता है और दंड, इस भावना से प्रेरित होकर जो है निर्णय, नैतिक निर्णय लेने पे जो है उनका अगर आधार देखा जाए तो यही आपको सटीक मिलेगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 6 है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुई है? विकल्प ए है कि वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम में देना, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए क्रमबद्धता। दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता। सी है कि चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है उस हिसाब से चीजों को डेवलप करना। या फिर स्थानों जैसे कि अपने विद्यालय का स्थानीय मानचित्र करने की क्षमता, ठीक है, स्थानिकीय या स्थानीय अथवा आप कह सकते हैं कि एबल टू स्पेशल मैप प्लेस लाइक वन स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा कि पहला यहाँ पे है कि वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई के आधार पर क्रम में देना। जैसे अगर आप मान के चलिए यहाँ पे ये बात आती है कि बच्चों को अगर आप क्रम से रखने के लिए कुछ चीज दे, मान लीजिए कि आपने उनको पेंसिल दे दी, ठीक है, छोटी से एक बड़ी छोटी पेंसिल, फिर थोड़ा बड़ी और फिर थोड़ा उससे बड़ी कोई चीज दे दी, तो आप देखेंगे कि जो बच्चे उनको क्रम में रखने में क्या है, पहले छोटी चीज रखेंगे, फिर दूसरी चीज रखेंगे, फिर इस हिसाब से चीजों को बांटेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 7 हमारा है कि 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के, थोड़ा सा यहाँ पे जीन होना चाहिए, जीव लिखा है, जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? देखिए अब यहाँ पे कौन सा तर्क है इसको थोड़ा सा समझिएगा। विकल्प आपके सामने है, ठीक है। विकल्प आपका है कि भाई जीववाद है, सॉरी, उसके बाद केंद्रीयता है, ठीक है, परिकल्पित निगमनात्मक है, या फिर संक्रामक परिणाम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि जो जीन पियाजे के सिद्धांत हैं जो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई जो सांप को एक चिकनी मिट्टी को एक शेप दे दिया जा रहा है तो मिट्टी बढ़ जा रही है। तो यहाँ पे केंद्रीयता की बात आती है। केंद्रीयता की बात कैसे थी, यानी कि विकल्प 2 की बात आती है, बी की सी, ठीक है। इनका मानना है कि भाई देखो यहाँ पे क्या है ना कि केंद्रीयता से तात्पर्य है कि जब 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये विशेष चीज होती है कि समझने के लिए किसी विशेष पक्ष पर ध्यान देते हैं। बालकों को लंबाई चौड़ाई का ज्ञान तो होता है पर वे मात्रा और परिणाम के आधार पर चीजों को वर्गीकृत नहीं कर पाते। जैसे मान के चलिए कि उनको बच्चे कई बार जिद करते हैं, आप लोग ने देखा होगा कि अगर उनको कोई चीज बड़ी दिख रही है, हो सकता है उसमें चीजें कम आए, ठीक है, लेकिन वो बड़ी चीज के लिए जिद करने लगते हैं और भले उसका आकार छोटा हो या चौड़ाई ज्यादा हो। मान के चलिए गिलास का एग्जांपल लीजिए कि गिलास में पानी भरा है या कोई जूस है जो उनको पसंद है, ठीक है, कोई चीज है, तो वो अगर बड़ी है तो उस लंबी है तो उसको ज्यादा पसंद करेंगे। इवन जो चौड़ी चीज है और छोटी दिख रही है उसको जो है लेना पसंद नहीं करेंगे। तो खासकर जो है उनका जो डेवलपमेंट होता है वो चीजों को लेकर थोड़ा सा अलग होता है, लंबाई को ज्यादा महत्व देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं कि लेओ वायोगोत्स्की की संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? ठीक है, विकल्प आप लोग देखिए, सामाजिक संरचना पर आधारित है, उसके बाद आप देखें तो व्यवहारवाद पर आधारित है, ठीक है, मनोविश्लेषण पे है, और उसके बाद विकल्प है कि सार्वभौमिकता पर आधारित है। तो ये सीधा सा इसका उत्तर है। आप लोग ने अगर पहले पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे जो चीज दी गई है कि इनका, ये तो हमने कल भी देखा था, वायगोत्स्की का इसी से संबंधित था संज्ञात्मक सिद्धांत। यहाँ पे हमने देखा था कि सामाजिक संरचना से संबंधित है। सामाजिक संरचना से जैसे देखें कि सामाजिक जो परिवेश होता है और सामाजिक परिवेश एवं अन्वेषण को समझने में ये हेल्प करता है। बच्चों का ध्यान क्या होता है कि स्मृति क्षमता, ज्ञान के विभिन्न उपकरण जैसे सांस्कृतिक हो गए, इतिहास हो गया, सामाजिक परिवेश हो गया, इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और चीजें बदलती रहती है। इसमें बच्चा पहले स्वयं के स्तर पर सामाजिक जो वातावरण है उसके साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करता है। तो सामाजिक संरचना इस संबंध में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलें तो प्रश्न नंबर 9 है कि एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? विकल्प देखिए, ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, ठीक है, योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, सहयोगिता पूर्ण अधिगम, और पुरस्कार और दंड का प्रयोग, ठीक है। देखिए इस प्रश्न की तरफ अगर बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि
अगर आप कोई सुझाव भी देना चाह रहे हैं, ठीक है, कि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा की जाए, एक्सप्लेनेशन कम की जाए, तो उसके बारे में भी कमेंट में आप नीचे सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, वैसे काम भर का एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, ताकि एक क्वेश्चन भी ठीक ठाक मात्रा में कम से कम कवर कर ले हम। तो यहाँ पे देखिए जो आपका विकल्प है उसमें से कौन सा सही होगा। देखिए अपने आप ध्यान से देखिए कि प्रगतिशील कक्षा, तो उसमें कौन सा होगा, अभ्यास और ड्रिल पे जोर दिया जाएगा, या फिर योग्यता आधार पे ध्यान दिया जाएगा, या सहयोगितापूर्ण अधिगम पे ध्यान दिया जाएगा, पुरस्कार एवं दंड पे दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो सहयोगितापूर्ण अधिगम होता है, लर्निंग होती है, ठीक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बच्चों में देखेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि अंतःक्रिया आपस में होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों का आपस में विश्वास होना चाहिए, साथ में विद्यार्थियों के साथ जुड़ाव महसूस होना चाहिए। सहयोगितापूर्ण अगर बात होती है तो एक प्रगतिशील अधिगम की बात यहाँ पे आप कह सकते हैं, जो एक लर्निंग का जो प्रोसीजर है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम का जो पैटर्न है वो इसी पर होता है, सहयोगितापूर्ण अधिगम पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 10 पे अगर हम लोग आए तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि ये भी लेओ वायोगोत्स्की से संबंधित है कि इन्होंने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, बच्चों से स्वयं से संवाद करने के लिए जो इन्होंने प्रयोग किया है, विकल्प है आपका कि निजी संवाद, ठीक है, उसके बाद जो है आपका अगला विकल्प है कि उच्च स्वर में वार्ता, तीसरा है आपका जो विकल्प है वो है पाठ, और चौथा विकल्प है कि स्वकेंद्रितावाद। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बच्चे किससे बात करते हैं, बच्चे आपस में ही बात करते हैं स्वयं से संवाद करने के लिए, ये प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, निजी संवाद। अब देखिए प्राइवेट स्पीच का मतलब यह है कि बच्चों में क्या होता है कि बच्चे जब किसी चीज का निर्णय लेना होता है तो अपनी ही भाषा में प्रयोग करते हैं और अपने से ही संप्रेषण करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस शब्द को जो प्रयोग किया गया है यहाँ पे निजी संवाद करके प्रयोग किया गया है। और निजी भाषा को देखा जाए तो जीन पियाजे क्या बोलते हैं, स्वकेंद्रीयवाद बोलते हैं। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म भी इन्होंने बोला है। सब कुछ क्या करते हैं, बच्चे अपने नजरिए से देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके पास जितनी समझ होती है उसी पे जो है कोई डिसीजन वो लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है कि एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है। आपके सामने ऑप्शन है स्थान कारकीय संबंध, अंतरावैयक्तिक बुद्धि और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, या फिर प्राकी बुद्धि, नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक बुद्धि। अब सॉरी, थोड़ा यहाँ से प्राकृतिक बुद्धि की बात आती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप देखेंगे कि बच्चे जो समझते हैं, मैंने जैसे कि भी हमने बात की कि अंतर संवाद उनका अंदर होता है, तो अगर आप थोड़ा सा बारीकी से आप देखेंगे तो चीजों को करने में बहुत सहजता होगी। ठीक है, इसका सही से उत्तर देखा जाए तो इसका बी होगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। जैसा कि प्रीवियस का जो हमने प्रश्न देखा था वहां से इसको समझने में हमको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, बच्चों का जो दिमाग होता है वो एक दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझने में जो है वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से अगर बुद्धि की बात करें तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को हार्वर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धियों में विभाजित किया है। चलिए प्रश्न नंबर 12 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। विकल्प ए, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। बी, कि विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की मतलब अंग्रेजी को प्रथम भाषा को सीखने के लिए जो प्रोत्साहित करना चाहिए, कहना चाह रहा है। सी बोल रहा है कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञात्मक लाभ हैं। और अंतिम विकल्प जो बोलता है कि भी द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग थोड़ा सा समझिएगा कि इसको अगर आप जो एजुकेशन पॉलिसी है, तीनों एजुकेशन पॉलिसी है, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं एक वीडियो किसी दिन बना भी दूंगा कि उसमें क्या अंतर है, आप लोग समझ जाएंगे। इसमें अगर आप पढ़े नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। इसमें जो विकल्प सही है वो है आपका सी वाला। इनका मानना है कि जो बच्चे होते हैं इस उम्र में खासकर जो है आप देखेंगे कि 2 से 8 साल यानी कि लगभग 10 साल के आसपास, 2 से 8 साल की बात यहाँ पे की गई है कि बच्चे बहुत सहज होते हैं नई भाषाओं को सीखने में। अगर उस उम्र में बच्चों को भाषाएं सिखाई जाए, बहुभाषाएं, ठीक है, लैंग्वेज सिखाई जाए तो वो उसको सीख लेते हैं। सहजता के साथ सीखने में उनमें जो है उत्सुकता होती है और आसानी से सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे जो विकल्प होगा सी होगा। बल्कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2005 में क्या बताया गया है कि बहुभाषी है
भाषा को एक साधन इन्होंने माना है, ठीक है। और बच्चा बहुत सी भाषाओं को आपस में सहपाठियों से सीखता है, ये बात 2005 में बताया गया। लेकिन 2020 में बच्चों को जो है क्या बताया गया कि संज्ञानात्मक लाभ है, बच्चे यानी कि इस उम्र में बहुत सी भाषाएं सीख सकते हैं। तो ये दोनों पॉलिसीज को अगर आप ध्यान रखें या पहली वाली भी पढ़ें तो आप इसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। प्रश्न नंबर 13 क्या है आपके सामने कि जेंडर रोल्स आर, ठीक है, जेंडर यानी कि जेंडर भूमिकाएं हैं। अब इसमें जो सही उत्तर है आपके विकल्प पहले देखते हैं कि अधिग्रहित व्यवहार है, जन्मजात व्यवहार है, जैविक संरचनाएं है, आनुवांशिक निर्धारित है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर आपका ए होगा, ठीक है। इस ए क्या है, अधिग्रहित व्यवहार है, यानी कि लर्न बिहेवियर है। अधिग्रहण का मतलब जो चीजें आप सीखते हैं उससे संबंधित है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सांस्कृतिक मापदंडों और परस्पर इन सारी चीजों से जो आपस में चीजें हो रही हैं वहां से हम लोग सीखते हैं। और खासकर जेंडर की जो बात यहाँ पे है जिससे संबंध में प्रश्न है कि आप देखेंगे कि विभिन्न परंपराओं के माध्यम से खासकर जो देखें कि एक पुरुष या महिला जो होते हैं, लड़के लड़कियों के बारे में क्या काम करते हैं, महिला क्या करती है, पुरुष क्या करते हैं, ठीक है। लड़की जैसे कि आप जनरली समाज में देखे होंगे कि जो डेवलप होता है कि महिलाएं घर का काम करती हैं, खाना बनाती हैं, पुरुष बाहर का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो कैसे सीखते हैं, एक लर्न बिहेवियर जो है बिहेवियर से, यानी कि जो अधिग्रहित व्यवहार है, जो चीजें देखते हैं उसके माध्यम से सीखते हैं। बहुत ही सिंपल था ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होता है, ठीक है। प्राइमरी गोल ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज, पहला विकल्प है कि छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, बी छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, सी है कि छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, और डी है कि छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। तो इसका जो सही उत्तर है मैं आपको बता रहा हूं वो है बी कि छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। भाई जाहिर सी बात है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन वही है कि बच्चों के हिसाब से यदि बच्चों को आप समझाने में ही सक्षम नहीं है और आप पढ़ा रहे हैं तो क्या उसका कोई औचित्य ही नहीं निकलता, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीधा सा इसको उत्तर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग चलते हैं। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पे विचार करना चाहिए, ठीक है। ये पेपर में देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि हमने वही प्रश्न यहाँ पे उठाने का प्रयास किया आपके सामने लाने का जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, ये एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है, ठीक है। इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं होगा विकल्प में, लेकिन इसमें जो आपको मैं सही उत्तर बताऊं कि अगर मूल्यांकन पद्धति की बात करें तो क्या सीखा जा रहा है, इन सारी चीजों के बारे में जानना चाहिए कि भाई बच्चों को कि टीचर को जो बचा रहे हैं कि अपनी पढ़ाई में वे किस समय जो है परस्पर एक दूसरे से किस हिसाब से जुड़ रहे हैं। ये यहाँ पे सारे विकल्प अनुरूप नहीं है, तो थोड़ा सा इस तरह के प्रश्नों को भी देखिए। बाद में इस प्रश्न को हटा के एक जो है सभी के लिए समान अंक दिया गया था। फिर भी अगर हम उत्तर की बात यहाँ पे करें तो आपको जो अप्रोक्सीमेटली उत्तर मिलेगा देखेंगे कि ज्यादातर जैसे ए वाला विकल्प देखें तो वो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एज सच सही विकल्प आप यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे, इस तरह के प्रश्न भी आए हैं। तो यहाँ पे इसका जो आपको बता दूं तो इसमें विकल्प आपको हमको अलग करने पड़ेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 16 है कि समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है। तो समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन इंप्लाइज दैट, कि समावेशी शिक्षा का समावेशी शब्द अगर आप समझे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि समावेशी है क्या। जैसे आपने सुना होगा कि समावेशी विकास, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ। तो समावेशी का मतलब होता है कि सभी को समाहित कर लेना, और सभी को समाहित करने से तात्पर्य है कि जो गरीब तबका है, जो साधन विहीन है, जिनके पास कम साधन है, उनको भी कर लेना। जैसे कि जनधन योजना एक स्कीम आई थी जिसमें जो प्रधानमंत्री के तहत उसमें खाता खुलाया जा रहा था बैंकों में, यानी कि भाई बैंक में खाता किसके पास है, जो पैसे वाले हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं उनका भी खाता खुलाया गया, उनको भी सरकारी स्कीम का फायदा, जो पैसे कुछ तो सरकार देती थी, विभिन्न सब्सिडीज जो देती थी उनको भेजा गया बैंक अकाउंट में, कुछ पैसा उनको प्रवृत्ति लाई गई कि भाई आप भी सेविंग कीजिए। तो इस तरह ये समावेशी शब्द को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब यहाँ पे विकल्प आप देखेंगे, प्रश्न को आप समझे तो देखिए आपको जो है अपने आप इसका उत्तर मिलेगा। अब इसी के आधार पर देखिएगा, ये है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध कराया जाए। क्या इससे कोई लेना देना है समावेशी शब्द का? बिल्कुल नहीं है। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए, क्या इससे है? सी देखिए, सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा, जहां पे केवल लेवल आ जाए थोड़ा सतर्क रहिएगा, एक्सट्रीम ये ले जाते हैं। और डी है, योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो यानी कि वित्त का और सभी को यहाँ पे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगर समावेशी शब्द की मीनिंग को आप समझने का प्रयास करें तो आप बहुत आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या बोलता है कि यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, पहले जो कथन है ए है, ठीक है, इन दोनों कथनों के हिसाब से आपको उत्तर देना है। असर्शन रीजनिंग का तो प्रश्न आपने कई बार लगाया भी होगा। यहाँ पे कथन है कि पढ़ते समय एक शिक्षक को पढ़ाते समय होगा, ठीक है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। ठीक है, यानी कि जितने भी तरीके अगर वो आपको प्रेजेंट, यानी कि शिक्षक का मतलब ही है कि वो आपको पढ़ा रहा है तो वो चीजें समझाने में सक्षम हो। फिर उसके लिए चाहे उसको ग्राफ दिखाना पड़े, चाहे मैपिंग करानी पड़े, या फिर लिख के पढ़ाना पड़े, या जो भी तरीके हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया आपका कथन, स्टेटमेंट। तो क्या इसको वेरीफाई कर पा रहा है नीचे का जो कारण है, या फिर उसका कारण सही बता पा रहा है? अगर ये सही होगा तो दोनों सही होंगे, अथवा जो एक्सप्लेन पहला तो सही है, नहीं कर पाएगा तो उसका जो है उसकी व्याख्या नहीं कर पाएगा। ठीक है, आर है कि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकता हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो पढ़ा रहे हैं वो विद्यार्थियों के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत क्लिष्ट और हैवी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आ रही। तो जाहिर सी बात है जब वो अपने हिसाब से पढ़ाएगा और अपनी जो पाठ्य सामग्री है उसको विभिन्न तरीके से दर्शाने का प्रयास करेगा, तो जाहिर सी बात है वो अपने उद्देश्य की पूर्ति करेगा। तो यानी कि यहाँ पे ए जो है उसकी आर जो है अच्छे से व्याख्या कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे विकल्प ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या कर रहा है किसकी? ए की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न है कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम की ओर इशारा करता है? ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प एक है कि पठन वैकल्प, आलेख वैकल्य और गणन वैकल्य, या फिर ध्यान एवं अंतर सक्रियता। ठीक है, अति सक्रियता विकार। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो डायलेक्सिया है, यहाँ पे लिखाई की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर लिखने में होगा तो आप देखेंगे कि ये तो अपने आप उत्तर इसका जाहिर है कि आलेख से संबंधित है। यदि यही डायलेक्सिया हो जाएगा पढ़ने में है, ठीक है, डायग्राफिया आ जाएगा तो आलेखन से आ जाएगा। ठीक है, और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होगा, यानी कि ध्यान नहीं कर पा रहा है उस चीज पे जो है होगा। तो ये इसका उत्तर, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही उत्तर नहीं होगा, यहाँ पे जो है जो विकार होगा उसका वही उसी से संबंधित होगा। जैसे यहाँ पे लिखने में अंतर आ रहा है तो आलेख वैकल्य होगा, यदि पढ़ने में आएगा तो पठन वैकल्य होगा, और गणना से संबंधित है तो गणन वैकल्य इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे जो है आप तीन उत्तर एक साथ देख सकते हैं, तीन चीजों को एक साथ तैयार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 हमारा है। प्रश्न नंबर 19 है कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, यहाँ पे देखिए विकल्प है मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, शिक्षा शास्त्रीय उपागम और मूल्यांकन के विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए, सी रटन आधारित या रटने से आधारित अधिगम को ध्यान देना चाहिए, या फिर डी है कि पेपर पेंसिल आधारित परीक्षाओं में जो है संख्या में वृद्धि करना चाहिए और पुनर्स्मरण पर बल देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है अगर आप यहाँ पे देखें तो शिक्षा शास्त्रीय उपागम और मूल्यांकन विधि ही यहाँ पे, यानी कि जो विकल्प बी है वही उपयुक्त होगा। रटना और पेपर पेंसिल देना ये सारी चीजें जो है यहाँ पे उपयोगी नहीं होंगी। ठीक है, अंतिम प्रश्न को आज हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? ठीक है, क्रिएटिविटी के बारे में हमने लगातार 2 दिन भी देखा था, तो इसका जो सही उत्तर होगा, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि बहुत एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि जो इसका सही उत्तर है आपके सामने विकल्प है। ठीक है, पहले मैं विकल्प बता दे रहा हूँ। अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीकरण और अभिसारी चिंतन। तो इसका जो सही उत्तर होगा अपसारी चिंतन होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है और वह उस समस्या के समाधान के लिए क्या करता है, कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता का प्रयोग करता है, क्रिएटिविटी का प्रयोग करता है कि भाई इस हिसाब से चीजों को कर लिया जाए, तो आप देखेंगे कि डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग वो करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो उत्तर होगा वो कौन सा सही होगा? इसका बी का क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, क्रिएटिविटी से संबंधित है। ठीक है, क्रिएटिविटी से संबंधित अन्य प्रश्न भी हमने देखे थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।